श्री शक्ति क्लासेज में फिर से आज आपका स्वागत है। और हम पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे 5 जगत वर्गीकरण के आधारी लक्षणों के बारे में, जिसमें एक लक्षण हमने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में हमने देखा था, है ना। तो पहला आधार इसका जो 5 जगत वर्गीकरण है, जिसे किसने दिया था, बीटेकर ने दिया था 1969 में। उसके क्या क्या आधार थे जिसके आधार पर उन्होंने पंचजगत अवधारणा प्रदान की थी। तो पहला है प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका की मान्यता, पहला आधार। अब इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक। तो देखो, कोशिका की जो केंद्रक भित्ति होती है, केंद्रक भित्ति की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है आपकी यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका है। इसके आधार पर केंद्रक भित्ति की उपस्थिति में जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाएगा, उस केंद्रक के चारों तरफ जो केंद्रक भित्ति पाई जाती है, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की बताई गई है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। ठीक है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल आदि में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है। तो इनका देखो, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जा रही है, उनको अलग प्रकार से वर्गीकृत कर दिया गया। तो एक आधार बन गया कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका है क्या, जिनके अंदर केंद्रक भित्ति उपस्थित है या अनुपस्थित है, उनके आधार पर कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कहा गया है। फिर दूसरा हमने देखा था पोषण की विधियां। इसी में हमने दूसरा आधार क्या देखा था, पोषण की विधियां। पहले हम बात करते हैं पादपों में। पादपों में पोषण की विधियों को वर्गीकरण का आधार बनाया गया। ठीक है ना। पादपों में पोषण की विधियों को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। पोषण के आधार पर पादप 2 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर, यानी वे अपना भोजन तो ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसके आधार पर पादपों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक भाग होता है आपका स्वेपोषी पादप, और दूसरे होते हैं विषमपोषी पादप। स्वेपोषी पादप और
विषम पोषी पादप। ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? पादपों द्वारा जो पोषण प्राप्त किया जाता है, जो भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन बनाया जाता है, उसके आधार पर पादपों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, स्वयंपोषी पादप और विषम पोषी पादप। अब इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। पहला आता है आपका स्वयंपोषी पादप। स्वयंपोषी पादप, स्वे का मतलब होता है स्वयं, पोषी यानी पोषण ग्रहण करने वाले, पोषण प्राप्त करने वाले, यानी अपने आप पोषण प्राप्त करने वाले। तो वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना? वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कब? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधे अपना भोजन बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? वह पौधे डायरेक्ट सूर्य की एनर्जी से अपना भोजन बना रहे हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं वो क्या कहलाएंगे? स्वयंपोषी। इस प्रकार के पौधों को स्वयंपोषी कहते हैं, स्वयंपोषी पादप कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, तो ऐसों को हम स्वयंपोषी पादप कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा जो हरे पादप होते हैं, हरे पादप जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वयंपोषी के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। दूसरा प्रकार आता है आपका विषमपोषी। विषमपोषी, अब देखो नाम से यहां पर तो नाम आ रहा स्वय यानी स्वयं, विषम यानी ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं, वो विषमपोषी पादप कहलाते हैं। तो ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों यानी पादपों, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पादप कहते हैं। ऐसे पादपों को विषमपोषी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी पादप कहते हैं। तो ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि दूसरे पादपों के द्वारा दूसरे पादपों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या हो गया? विषमपोषी। ठीक है, तो ये दो आधार हमने अभी देखे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की मान्यता के कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली केंद्रक भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो एक तो प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव हो गए जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और दूसरे प्रकार के जो जीव हो गए वो उनके अंदर यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। फिर हमने देखा है पोषण की विधियां, है ना? तो पोषण की विधियों को भी वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। पादपों में पोषण के आधार पर दो प्रकार के पादप होते हैं, एक होते हैं स्वयंपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उन्हें हम स्वयंपोषी पादप कहते हैं। जितने भी हरे पादप होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।
विषमपोषी पादपों में ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, उन्हें हम विषमपोषी पादप कहते हैं। अब हम बात कर रहे थे देखो विषमपोषी पादपों के बारे में। विषमपोषी पादप यानी ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक, अब इनको भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, विषमपोषियों को भी। ठीक है, अब जो विषमपोषी पादप होते हैं, विषमपोषी भी कई प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के नहीं होते। कौन कौन से हैं इनके प्रकार देखो। पहला है परजीवी। परजीवी ये विषमपोषी का उदाहरण है। परजीवी ऐसे पादप जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। परजीवी, पर यानी दूसरा, ठीक है, जीवी यानी जीव, दूसरे जीव पर अपने भोजन। ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, विषमपोषी का एक दूसरा उदाहरण हो जाएगा आपके मृतोपजीवी। मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करने वाले। तो कुछ पादप मृत तथा सड़े गले जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी जो पादप मृत हो जाते हैं, जो पादप दूसरे पादप जो नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, है ना, गल सड़ गए, उन पौधों से, उस प्रकार के मृत सड़े गले पादपों से, जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पादप कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला आता है सहजीवी। देखो सहजीवी, साथ साथ जीवन यापन करने वाले। तो इस प्रकार के पादप क्या होते हैं, संयुग्मित होते हैं। अर्थात दो पादप एक साथ जुड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी दो पादप हैं, आपस में क्या हो गए, संयुग्मित हो गए, जुड़ गए, और जुड़कर अपना क्या करते हैं, वो जीवन यापन पूर्ण करते हैं। सहजीवी साथ साथ रहते हैं, एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तभी तो हमने कहा संयुग्मित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़कर दोनों अपना जीवन यापन कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, है ना, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहयोगी होते हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं होते। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण है आपके लाइकेन
सहजीवी का उदाहरण है। ठीक है, तो परजीवी में आपके विषम कोशों में क्या हो गया, परजीवी हो गया, मृतोपजीवी हो गया, सहजीवी हो गया, और चौथा है कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप ऐसे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि कीटभक्षी पादप, नाम से पता चलता है कीटों का भक्षण करने वाले। यहां पर क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं वो। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे इसका मतलब क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परंतु नाइट्रोजनी पदार्थ प्राप्त करने के लिए ये पादप कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। कीटों का क्या करते हैं, ये भक्षण करते हैं। और इस प्रकार के पादप कहां उगते हैं, आपके दलदली भूमि में लगते हैं। अब यहां पर देखो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, भोजन भी स्वयं बना रहे हैं, लेकिन इनको नाइट्रोजन पदार्थ चाहिए हैं। इन कीटभक्षी पादपों को क्या चाहिए, नाइट्रोजन पदार्थ चाहिए होते हैं। तो इन नाइट्रोजनी पदार्थ को ये वायुमंडल से सीधे तो ग्रहण कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, कीटों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भक्षण करेंगे, और उनका भक्षण करके वो क्या करेंगे, अपने जो नाइट्रोजन की जो पूर्ति है उसको पूरा कर लेते हैं। इन पादपों को घटपर्णी या कलश पादप भी कहते हैं, और इसका उदाहरण है ड्रोसेरा। ये एक घटपर्णी या कीटभक्षी पादप इसको आप कह सकते हो। अब देखो इसमें क्या है कि कीटों का भक्षण करते किस प्रकार है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये एक जो पादप होता है उसके ऊपर इस प्रकार की एक आकृति बनी होती है इन कीटभक्षी पादपों में। अब इनको हम घटपर्णी या कलश पादप क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर एक कलश जैसी एक संरचना होती है इनके अंदर। ठीक है, और घटपर्णी, घट यानी ढक्कन, यहां पर मान लीजिए क्या होता है कि एक ढक्कन पाया जाता है इनके ऊपर। घटपर्णी पादपों के ऊपर क्या होता है, ढक्कन पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, बंद रहता है, बंद रहेगा। अब और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कुछ रासायनिक एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, उनका काम अभी देखते हैं क्या है। तो अब क्या होगा कि जब इनको नाइट्रोजन पदार्थ प्राप्त करने हैं, कीटों का भक्षण करना है, तो ये क्या करेंगे, ये इस ढक्कन को यानी घट को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, खोल देंगे। जब इसको खोल देंगे तो ये इस प्रकार की आकृति में आ जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा। पहले ये बंद था, ये ऐसे था, अब कैसा आ जाएगा, अब ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी खुल गया ये ऊपर से ढक्कन। पहले पूरा पैक था, यहां से पैक था, अब ये खुल गया। ठीक, अब कीटों को ये आकर्षित करेगा, ये कीटों को क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। तो अब कीट है वो इसके ऊपर यहां पर बैठेंगे, और फिर वो धीरे धीरे क्या होते हैं, थोड़े से अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे चिपचिपा या जेली टाइप का पदार्थ होता है, जिसके कारण वो जो कीट पतंग है वो थोड़े से चिप जाएंगे, और ये ऊपर से क्या करेगा, अपना ढक्कन बंद कर लेगा, और फिर उसके अंदर ये गलकर इनका भक्षण, कीटों का क्या होता है, भक्षण कर लिया जाता है।
इसलिए इन्हें हम क्लश पादप, घटपर्णी या कीटभक्षी पादप कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? ड्रोसेरा। तो इस प्रकार ये स्वयंपोषी हमने बात कर ली। विषम पोषियों में क्या होते हैं? ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं, और इसके भी अलग अलग प्रकार है। परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। परजीवी ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, परजीवी। मृतोपजीवी ऐसे पादप जो अपने भोजन सड़े गले पदार्थों या मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। सहजीवी दो जीव एक साथ जीवन यापन करते हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए, है ना, एक दूसरे को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। ये संयुग्मित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और लाइकेन इसका उदाहरण है। फिर होता है कीटभक्षी पादप। ऐसे पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, लेकिन उन्हें वायुमंडल की जो नाइट्रोजन पदार्थ है उसके लिए कीटों को उनके द्वारा कीटों का भक्षण किया जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक प्रकार की है कि कलश के समान एक संरचना पाई जाती है ना, और उनका उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। जब ये ढक्कन खुलता है तो कीट पतंग इसके अंदर आकर फंस जाते हैं, और ये ऊपर से क्या करेगा? ढक्कन को बंद कर लेगा। और इसका उदाहरण क्या है? ड्रोसेरा। तो ये कहलाते हैं आपके घटपर्णी पादप या कीटभक्षी पादप या कलश पादप। अब हम बात करते हैं जंतुओं में पोषण की विधियां। जंतुओं में पोषण की विधियां। अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई पादपों के अंदर हमने जो पोषण की विधियां हैं वो हमने पढ़ ली है। स्वयंपोषी, है ना, उसके अंदर परजीवी, मृतोपजीवी और आपके क्या होता है? संयुग्मित यानी सहजीवी और कीटभक्षी पादप। अब आता है जंतुओं में पोषण की विधियां। तो जंतु क्या करते हैं? जंतु अपने भोजन को ठोस रूप में, यानी ठोस भोजन को ठोस रूप में या भोजन को निगलते हैं। तो इस प्रकार के जंतुओं को क्या कहते हैं? जंतु समभोजी। क्या कहते हैं? जंतु समभोजी प्राणी कहते हैं। जंतु समभोजी प्राणी कहते हैं। ठीक है, किन्हें? जो अपने भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे जंतु जो अपने भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम, या निगलते हैं उसको, है ना, अपने बॉडी के अंदर ग्रहण करते हैं, उन्हें हम जंतु समभोजी प्राणी कहते हैं। अब पोषण के आधार पर जंतु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर। पहला होता है शाकाहारी। कौन से होंगे? ऐसे प्राणी जो क्या करते हैं? भोजन के रूप में पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं, यानी शाक ग्रहण करते हैं। ऐसे जंतु जो अपने भोजन के रूप में पेड़ पौधों या घास आदि को ग्रहण करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण जैसे गाय है आपके, है ना, गाय,
हिरन, बकरी वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। फिर है मांसाहारी। मांसाहारी तो ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो शाकाहारियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किनको? शाकाहारियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उन्हें मांसाहारी जीव कहा जाता है। जैसे शेर हो गया, है ना, चीता हो गया, आपके बाघ हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये शाकाहारियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको मारते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये कौन हो गए? मांसाहारी। एक होते हैं, तीसरे प्रकार के होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी सब कुछ खाने वाले, है ना, ऐसे जीव। अब देखो ये जो मांसाहारी है वो सिर्फ मांस का ही भक्षण करेंगे, ऐसे नहीं कि शेर को कुछ मिला नहीं तो घास खाने लग गया, नहीं, ये इनका भोजन मांस है तो ये मांस का ही भक्षण करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा भक्षण नहीं कर सकते हैं। सर्वाहारी में क्या होता है, ऐसे जीव जो मांसाहार का भी भक्षण करें और शाकाहारी की भोजन ग्रहण कर ले तो वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ऐसे जंतु या जीव जो शाकाहार वे मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, सर्वाहारी कहलाता है। सर्वाहारी कहलाता है। जैसे आपके देख लो, आप कुत्ता है, सर्वाहारी है ना, बिल्ली है, ठीक है, मनुष्य है, ये क्या है, सर्वाहारी। तो ये शाकाहारी भोजन भी ले सकते हैं और मांसाहारी भोजन भी ये ग्रहण कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी होते हैं। एक और होता है परजीवी। अब देखो इसमें भी एक परजीवी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, परजीवी, है ना। तो ऐसे जंतु या जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों की जीवित अवस्था में, तो यहां पर एक चीज आई, जीवित अवस्था में ही ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीव है जो दूसरे जीव पर रह रहा है, उसकी जीवित अवस्था में अपना भोजन ग्रहण कर रहा है ना, जोंक वगैरह है, जुए हैं, है ना, और आपके जीव जो बहुत से जो गाय भैंसे होती हैं उनके भी बहुत से जीव लगे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी जीवित अवस्था में अपना भोजन, उनका खून चूसते हैं और अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जीवित अवस्था में यदि किसी दूसरे जीव से भोजन ग्रहण किया जाता है तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं, परजीवी कहलाते हैं ऐसे जीव। इसी प्रकार मृत जीवों या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करने वाले जीव क्या कहलाएंगे, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव
जो सड़े गले पदार्थों से या मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे वो मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब एक विशेष प्रकार का एक और जीव होता है ना, जिसे हम युग्लिना कहते हैं। तो युग्लिना एक विशेष प्रकार का जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है और प्राणी के समान भी यह अपना भोजन ग्रहण करता है। देखो यहां पर क्या है कि जो युग्लिना एक जीव है, युग्लिना, इसमें दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं। पादप के भी लक्षण हैं और जंतु के भी लक्षण हैं। पादप के भी लक्षण है और जंतुओं के लक्षण भी है। ये क्या करता है युग्लिना के जो जंतु हैं उनके समान अपना भोजन वो ग्रहण करता है। मान लो किसी कारण से उसे भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या करेगा युग्लिना, क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। अब ये पादप बन जाएगा। ये पहले तो वो जंतु था, अब क्या हो गया, ये पादप हो गया। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और अपना भोजन स्वयं बना लेगा, अपना भोजन बना लेगा। उसे फिर दूसरे जीव की जरूरत नहीं है अपने भोजन के लिए। हालांकि भोजन ग्रहण करेगा, दूसरे प्राणियों से ग्रहण करेगा वो, लेकिन जब उसको नहीं मिल रहा भोजन तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और अपना भोजन खुद ही बना लेगा, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पर क्रिया हो रही है। इसका मतलब युग्लिना में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। युग्लिना में हरित लवक उपस्थित होता है। अब हरित लवक उपस्थित होने के कारण ही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। यदि मान लीजिए ये हरित लवक ना हो तो क्या युग्लिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेगा, क्या नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार युग्लिना में दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं, पादपों के भी लक्षण पाए जा रहे हैं और जंतुओं के भी लक्षण पाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश हरित लवक उपस्थित होने के कारण जब उसको जंतु के रूप में भोजन प्राप्त नहीं होता युग्लिना को, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और अपना भोजन स्वयं बना लेगा। अतः युग्लिना को पौधों व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी ही कहा जाता है। योजक कड़ी कहा जाता है। योजक का मतलब होता है जोड़ना। योजक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो बीच की जो कड़ी है वो कौन है, युग्लिना, पादपों और जंतुओं के बीच में। क्यों, क्योंकि देखो युग्लिना पादपों के समान भी भोजन ग्रहण कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और ये जंतुओं के समान भी भोजन ग्रहण कर रहा है। तो इसमें दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं, है ना। युग्लिना में पादपों के समान भी लक्षण है, जंतुओं के समान भी लक्षण है। इसलिए इन दोनों के बीच की योजक कड़ी इन दोनों को जोड़ रहा है। जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि युग्लिना के अंदर यदि हम इसको बीच में रखें, पादपों और जंतुओं के बीच में यहाँ पर युग्लिना रखूं, तो इसमें पौधों के भी लक्षण होंगे और जंतुओं के भी लक्षण होंगे। इसलिए इन दोनों की योजक कड़ी को क्या कहते हैं, युग्लिना, पादपों और जंतुओं की। जैसे हमने देखा था कि भाई वायरस क्या होता है, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी, इसका मतलब क्या है कि वायरस के अंदर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, सजीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं। जब तक वायरस वायुमंडल के अंदर है, बाहर है ना, किसी जीव में उसने प्रवेश नहीं किया, तब तक तो वो एक क्रिस्टल के रूप में, निर्जीव के रूप में रहेगा, है ना, निर्जीव रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के अंदर उसने प्रवेश कर लिया है
तो अब उसके अंदर गुणन होना शुरू हो जाएगा। गुणन यानी वो अपनी संख्याओं में वृद्धि करेगा, और संख्याओं में वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर सजीवों के लक्षण आ चुके हैं। तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है, उसी प्रकार युग्लिन आदि पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी होती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।